गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। कल की क्लासेस में हम लोगों ने जयशंकर पाठ से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर कर लिए थे और हमारा वो पाठ कल ख़त्म हो गया था। आज हम आते हैं अपनी अगली पाठ पे, लेसन 5, जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि हमें किसी पाठ के विषय में पढ़ना होता है तो उससे पहले हमें उनसे संबंधित जो उनके रचनाकार हैं उनके विषय में पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि उन्हें पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि वो किस शैली में अपने काव्यों की रचना किए होंगे। जयशंकर प्रसाद जिन्हें आपने पढ़ा वो छायावादी कवि थे, और जो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये भी छायावाद के ही एक प्रमुख स्तंभ हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हिंदी काव्य का युग 4 भागों में विभाजित था। वो आपके क्रमशः थे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के बहुत से विभाजन हुए, जिसमें छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिशील युग, प्रयोगवाद युग, इस तरह से सारे युग विभाजित हुए थे। तो मैं आपको बताई थी कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन चारों की अपनी अपनी काव्य की विशेषता रही है। जैसे जयशंकर प्रसाद दर्शन, यथार्थ, आदर्श, इन सब से संबंधित अपनी रचनाओं का लेखन करते थे। सुमित्रानंदन पंत जी जो थे वो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते थे, अर्थात उनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन मिलता है। महादेवी वर्मा जो थीं उन्हें आधुनिक काल का, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मीराबाई जो कि आपकी भक्तिकालीन कवित्री हैं, उन्हीं का रूप या बोल सकते हैं उन्हीं का अवतार महादेवी वर्मा को माना जाता है। ये विरह वेदना अर्थात कि जीवन के दुखों से संबंधित विरह का वर्णन महादेवी की रचनाओं में हमें मिलता है। और जो आपके अध्याय के ये लेखक हैं, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके ओजस्वी कवि माने जाते हैं, अर्थात इनकी कविताओं में ओजपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। ये समाज पर व्यंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। इनकी एक रचना थी वह तोड़ती पत्थर, आप लोगों में नहीं है वो, मैं कुछ भाग उसका बता दे रही हूँ। उसमें एक निर्धन वर्ग की महिला पत्थर को तोड़ने का काम कर रही थी, और वो जहाँ पत्थर तोड़ रही थी उसी के सामने एक बहुत बड़े रईस का बंगला था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, किंतु वह जो महिला जहाँ पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी वहाँ कोई एक वृक्ष भी नहीं था, और उसे यह साहस भी नहीं हो रहा था कि वह उस महल या उस इमारत के सामने बैठकर पत्थर को तोड़ सके। तो यहाँ पे निराला जी ने व्यंग करते हुए अपनी रचनाएं वहाँ पे लिखी हैं। कुकुरमुत्ता भी उनकी एक रचना है। कुकुरमुत्ता को बहुत तुच्छ माना जाता था, लेकिन इस पाठ में आप पढ़िएगा, जब आपको कभी फ्यूचर में पढ़ने का मन किया तो इसमें गुलाब को तुच्छ दिखाते हुए कुकुरमुत्ता जैसे बेकार पौधे को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इन्हीं की रचना है 2 टूक कलेजे। इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं लिखी हैं वह लोगों पर व्यंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए
ऐसे महान ओजस्वीपूर्ण कवि के बारे में पढ़ते हैं। दुखों और संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। 1899 में इनका जन्म हुआ था। ये मूलतः गढ़ा कोला, जो कि उन्नाव जिले में है, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये आपके बुक में आपको मिल जाएगा। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी। औपचारिक मतलब विद्यालयी शिक्षा इनकी कक्षा 9 तक कहाँ पे हुई थी? महिसादल, जहाँ इनका जन्म स्थान था। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय अर्थात स्वयं के अध्ययन से। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, अर्थात कि ये सिर्फ ना एक रचनाकार थे, बल्कि ये एक दर्शन शास्त्री अर्थात फिलोसोफर तथा संगीतकार, ये गाना भी गाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था, अर्थात कि आपके भी अपने कोई एक ऐसे दार्शनिक होंगे जो कि आपको प्रिय होते होंगे और आप उनकी बातों को सराहते होंगे। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे, अर्थात कि उनके द्वारा कहे गए बातों, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जो उन्होंने अपने मत दिए हैं, जिन जो बातें कही हैं, उन बातों का प्रभाव या उन बातों को निराला जी ने अपने जीवन में उतारा है। माना जाता है कि यदि व्यक्ति का जब मन सही नहीं होता है, वह तरह तरह के अपवादों से घिरा होता है, तो वह ऐसे महापुरुषों के जीवन को पढ़ता है, उनके जीवन परिचय को पढ़ता है, उनके जीवन इतिहास को पढ़ता है, जिससे कि उसे एक जो उसका मनोबल होता है वह बहुत मजबूत होता है। तो यह माना जाता है कि यदि आप परेशान हैं तो उस परेशानी से निकलने के लिए आप किन्हीं महापुरुषों के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वो आपको उन परेशानियों से निकालने में बहुत ही असरदार होता है। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा पड़ा था, अर्थात कि उनका जीवन भी अन्य कवियों की तरह दुख और संघर्ष से भरा पड़ा था। आप देखेंगे कि कोई भी जो भी आपके कवि हुए हैं वो बहुत धनी वर्ग के नहीं थे, वे सामान्य वर्ग के ही थे, बहुत से दुखों से घिरे हुए थे, किंतु उन दुखों को उन्होंने अपने ऊपर ना लेते हुए उसे क्या किया कि समाज के लिए अपने दुखों को भूलकर ऐसी ऐसी रचनाएं दी जो कि युग प्रवर्तक का कार्य करती थी, एक नई समाज में क्रांति लाती थी। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मीय जनों के असामयिक मतलब जो उनके लोग थे, उनकी असमय मृत्यु के कारण ये अंदर से टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, अर्थात कि साहित्य के क्षेत्र में जो अपनी रचनाएं ये लिखते थे उस क्षेत्र में भी इन्होंने लगातार मेहनत की है। सन 1961 में इनका देहांत हो गया था, अर्थात कि 62-63 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसा कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये ओजपूर्ण शैली में अपनी रचनाओं को करते थे, और जो ये ओजपूर्ण शैली होती है वह युग प्रवर्तक शैली के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी इसमें जो रचनाएं होती हैं वह लोगों में एक जोश भरती है। यदि किसी निम्न वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है तो निराला जी ने अपनी रचनाओं से पूंजीपतियों पर एक तीखा प्रहार किया है। तो ये इनके रचना का सबसे बड़ा गुण रहा है। इनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ।
माना जाता है कि हमारे बहुत से जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, उनका जन्म स्थान आपका बंगाल का ही है। तो जो कवियों की जन्मभूमि बंगाल है, आप अगर ये एक तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कवियों की जन्मभूमि किसे कही जाती है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि बंगाल को कवियों का जन्म स्थान कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं द्वारा और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उन्होंने संपूर्ण साहित्य से किया, जिसके कुल 8 खंड हैं। अर्थात कि इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं थीं वो थी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और आपका वह तोड़ती पत्थर, दो टूक कलेजे करता, यह इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध में भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अर्थात कि न सिर्फ इन्होंने काव्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, अपितु इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन आदि जैसे विधाओं पर भी बहुत रचनाएं की हैं और उन्हें बहुत सी ख्यातियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो कि अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली इनके ग्रंथ का नाम है, जिसके कुल 8 खंड हैं और उन 8 खंडों में इनके संपूर्ण साहित्य का प्रकाशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर है आगे कि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण इनकी रचनाओं में उपस्थित है। ओजस्वी कवि होने के साथ साथ ये क्या थे कि ये प्रकृति प्रेमी भी थे और प्रेम का भी इन्हें कवि माना जाता है। अर्थात कि प्रेम के सूक्ष्म रूप को तथा प्रकृति के विराट रूप का भी चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। अर्थात कि ये समाज में हो रहे बुराइयों को देखकर इनका स्वभाव कैसा हो गया, विरोधी हो गया। अर्थात कि जिस वर्ग को भी प्रताड़ित किया जाता था, ये क्या थे, उनके एक सहारे के रूप में कार्य करते थे और अपने इसी स्वभाव के कारण इनकी कविता में यही भाव, यही शिल्प दिखाई दिया है। छायावादी रचनाओं में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। छायावाद के आपके 4 कवि थे। उन चारों कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही क्या थे, आपके पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शोषित, दलित, उपेक्षित, पीड़ित तथा प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं पोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक तरफ ये लोगों में दलित वर्ग बोल सकते हैं कि आपके जो पीड़ित वर्ग थे उनके प्रति सहानुभूति थी, जो निम्न वर्गीय थे जिनके साथ बुरा लोग करते थे उनके प्रति ये सहानुभूति रखते थे, तथा जो शोषक वर्ग थे अर्थात कि जो लोगों पर अत्याचार करते थे उनके प्रति ये अपनी कटाक्ष दृष्टि रखते थे, तथा प्रचंड प्रतिकार से भरा हुआ इनका भाव उनके लिए था। तो ये रहा आपका जयशंकर प्रसाद से संबंधित उनका जीवन परिचय, जिसमें हमें ये जानने को मिल गया है कि उनका जन्म स्थान कहाँ था, जन्म कब हुआ था, कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने किन शैली में अपनी रचना की हैं। चलिए एक बार फिर से मैं सारा इनका पढ़ दे रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला उत्तर
उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, अर्थात कि इन्होंने उनके विचारों पर ही अपने को उतारा है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, वह तोड़ती पत्थर, दो टूक, ये सारी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जी विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। अतः इनके जीवन परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि निराला जी न सिर्फ एक रचनाकार थे, बल्कि उस समय हो रहे लोगों पर अत्याचारों पर उन्होंने देखा, उसे महसूस किया तथा उसे अपनी रचना से परिवर्तित करने का या उसमें परिवर्तन लाने का भी कार्य किया। क्योंकि इन्होंने जिन तरह की रचनाओं का प्रयोग अपने काव्यों में किया है, जिन तरह की शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, वो किसी युग प्रवर्तक का कार्य ही कर रहा है। अतः यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि निराला जी के ही कारण शायद यह संभव हो पाया है कि आज हर वर्ग एक सामान्य जीवन जी रहा है। ये नहीं कह सकते कि इन्होंने क्रांति किया था, बल्कि इनकी रचनाओं ने ऐसा क्रांति किया कि जब लोगों ने इसे पढ़ा, समझा, तो शायद वो ये समझे कि हर वर्ग समान अधिकार का अधिकारी है। तो यहाँ इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब हम आते हैं, इन्होंने जो रचना लिखी है आपकी, उसके विषय में, उसके सार के विषय में पढ़ते हैं। तो इनकी पहली रचना है उत्साह और दूसरी रचना है आपका अट नहीं रही है। ये दो रचनाएं आपकी बुक में दी हुई हैं। इन दोनों रचनाओं को पढ़ेंगे कि इन्होंने उन रचनाओं में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम आएंगे उत्साह पे। ये हमारा पहला चैप्टर है उत्साह।
उत्साह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल का या बादल पर चित्रित है। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है जो बादल पर संबोधित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराशा व हताशा लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि जो कुछ हो लेकिन आपके जीवन में खुशहाली जरूर लौटेगी, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो उत्साह है आपका वह क्या है? एक आह्वान गीत है जिसे उन्होंने बादल पे संबोधित किया। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाली है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बादल आता है तो वो दो रूपों में आया। एक तो क्या किया कि लोग जो पीड़ित जन थे, जो प्यासे जन थे, उनकी प्यास को बुझाने वाला, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि जो अंकुर पौधे ले लिए थे, यदि अधिक वर्षा हो जा रही है तो एक तरह से वह वहाँ पे विध्वंस का भी कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक अलग रूप में इसकी व्यंजना की है कि हमें कभी अपने जीवन में निराश व हताश नहीं होना चाहिए। यह बादल क्या कर रही है? लोगों में एक उम्मीद जगाने का कार्य कर रही है कि यदि आपका जीवन दुख से भरा हुआ है तो निश्चय ही उसके पीछे खुशी जरूर आ रही होगी। अर्थात कि यदि आज आपका जीवन दुखमय है तो खुशहाली ज़रूर आएगी। जैसे कि बादल जब चले जाते हैं तो लोगों की जो उम्मीद होती है कि अब मेरी फसल खराब हो जाएगी, तो वो इसी पे कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा सोचने से व्यक्ति अपने को एक हीन के रूप में प्रदर्शित करता है। तो वहीं वे कहते हैं कि यदि बादल चले गए फिर वह जब लौटते हैं तो लोगों में एक उम्मीद जाग जाती है। तो यही कहते हैं यहाँ पे कि जो जीवन निराश और हताश लोगों में, यह क्या करेगा बादल कि एक उम्मीद जगाने का कार्य करेगा। लेकिन आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। अर्थात यदि आप निराश हैं तो उससे आप दुखी ना हो कि आपको केवल दुख ही प्राप्त हो रहा है, आप बल्कि उस क्षण का इंतज़ार करें जब आपकी निराशा क्या होगी, बदल जाएगी और आपका जीवन भी खुशहाली से भर जाएगा। तो बादलों का आना जाना जो कि उनका प्रिय विषय रहा है, उसी से संबंधित उन्होंने यह उत्साह रचना की है जिसमें नवजीवन और नूतन कविता के विषय में के संदर्भ में उसे प्रस्तुत किया है। अगला आपका है कि अट नहीं रही है। ये आपका दूसरे 5 जो आपका लेसन 5 है उसका ये दूसरा है कि अट नहीं रही है।
अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि जयशंकर प्रसाद जो कि ओजपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं, किंतु इनका प्रिय विषय प्रेम की तरलता तथा प्रकृति का विराट रूप भी रहा है। तो यहाँ आपके अध्याय में प्रकृति से ही संबंधित पाठ को दिया गया है, जिसमें कि आपका पहला उत्साह था और दूसरा क्या है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय जो महीना होता है, अर्थात उसे क्या कहते हैं, हम फागुन का महीना कहते हैं। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति एवं मानवीय मन में होने वाले बदलावों को बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है। उन्होंने क्या दिखलाया है कि इस महीने में प्रकृति किस तरीके से हो जाती है, अर्थात कि पेड़ पौधों का स्वभाव कैसा दिखता है। माना जाता है कि बसंत के बाद, बसंत में वैसे ही आपका पेड़ हरा भरा रहता है, फिर उसी के आसपास का ये महीना है, तो उस वजह से वहाँ पे प्रकृति शब्द को लाया गया है कि फागुन महीने में प्रकृति का स्वरूप कैसा होता है तथा प्रकृति को देखकर हमारा मन कैसा होता है। इन गुणों को उन्होंने क्या किया है, उसका बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण दिया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, अर्थात कि हर तरफ हरियाली सी नज़र आती है। हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं, अर्थात कि उस समय प्रकृति का जो दृश्य होता है वो बड़ा ही मनोरम होता है, लोगों को सुख पहुंचाने वाला होता है। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यदि आपके यहाँ कोई त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार की खुशी में आप भी खुश हो ही जाते हैं। तो जहाँ बात है कि जहाँ हम निवास कर रहे हैं, जिस प्रकृति में निवास कर रहे हैं, यदि वह सुंदर दिखेगी तो उसकी सुंदरता को देख के हम अवश्य ही खुश हो जाएंगे। और फागुन के गीत, होली, फाग इत्यादि गाने लगते हैं। होली के मौसम में क्या होता है, लोग रंग खेलते हैं, होली के दिन होली से संबंधित गाने को गाते हैं। तो इसी का वर्णन कवि ने यहाँ इस अट नहीं रही पाठ में किया है। तो हम आते हैं अपने उत्साह कविता पे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि इन्होंने इसके संदर्भ में क्या लिखा है। इनका जो संदेश था इस उत्साह कविता में उन्होंने जो दूसरा अहम संदेश दिया कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डालते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि यदि हमें कोई दुख घेरे हुआ है तो हम उसी में उलझे रहे, उनसे बाहर ना निकलें, नहीं, बल्कि हमें उनसे बाहर निकल कर स्वयं को एक नई दिशा की ओर लेके जाना चाहिए, अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है, अर्थात कि जो हमारा मन शांत हुआ पड़ा था उसे जगाने का कार्य निराला जी ने अपनी इन कविता के माध्यम से लिखी है। चलिए सबसे पहले इनके पदों को पढ़ते हैं। पद है हमारे,
बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बादल बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर से पढ़ दे रही हूँ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनके संदर्भ को पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता ओजपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये आपकी हो गई, यहाँ पे ये आपका संदर्भ हो गया। अब हम इसके प्रसंग पे आएंगे। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। प्रसंग क्या हो जाएगा आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग हो गया। अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कवि कहते हैं कि बादल क्या बताया गया है, इस धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करने वाला बताया गया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि आगे कवि बादल से कह रहे हैं, हे काले काले सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। लिखा है ना कि बादल गरजो, हे बादल तुम अपनी गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर मीन्स बादल। हे बादल तुम घेर घेर घोर गगन, इस संपूर्ण आकाश को तुम क्या करो, घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले हे बादल तुम पूरे आकाश को घेर लो। यहाँ पे कवि ने आगे बताया है कि बाल कल्पना कैसे पाले, अर्थात कि उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई है। किनमें, उन बालकों में किसी बालक की कल्पना समाई हुई है। वे वहाँ पे मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। तो कवि यहाँ बादलों से कह रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। हे बालक
तुम इस संपूर्ण आकाश को घेर लो, ललित ललित काले घुंघराले। हे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले हे बादल, तुम इस आकाश को घेर लो, बाल बाल कल्पना कैसे पाले। अर्थात कि कवि ने यहाँ बालक, उस बादल में बालक की कल्पना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम एक बालक की भांति के समान लग रहे हो, जिसके सिर पर काले काले घुंघराले बाल अत्यधिक सुंदर लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर नए जीवन का संचार करो। अर्थात कि विद्युत छवि अपनी इस प्रकाशमान छवि से उर में हमारे हृदय में ये कवि अपनी बातें कह रहे हैं। कवि क्या कह रहा है कि हे बादल, तुम अपने इस चमकती बिजली से हमारे हृदय में नव जीवन वाले, अर्थात कि एक पुरुषार्थ को भर दो, जिससे कि हमारा जीवन नए संचार से संचारित हो जाए। वज्र छिपा नूतन कविता। बादलों की वर्षा की सहायता से धरती को क्या एक नया जीवन मिलता है। तुम उनमें नया जीवन उत्पन्न करने की एक शक्ति हो, इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उनमें नई कविता की रचना को करने के लिए कहते हैं, अर्थात नूतन कविता। इन बादलों को क्या कहते हैं कि तुम एक कवि हो जो कि नई रचनाओं को करने में सक्षम हो। फिर भर दो बादल गरजो। फिर वहाँ बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम फिर से गरजो और बरसो। अब इसके साहित्यिक सौंदर्य पे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि घेर घेर घो, तो घ वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा स्पष्ट है। और यहाँ दूसरा पॉइंट आप डालिएगा कि बादल और बालक, बादल को किसके रूप में दिखाया गया है, एक बालक के रूप में उसकी कल्पना की गई है, तो वो क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। और यह फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि मुक्तक छंद में इस कविता की रचना की गई है। ये आपका 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया है। इसको मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, इसका संदर्भ आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता ओजपूर्ण कवि आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग में आप लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। इसकी व्याख्या पे आइएगा तो लिखिएगा, इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर सोए हुए साहस को भी जगाने का कार्य करते हैं। आगे कवि बादल से कहते हैं कि हे काले काले सुंदर घुंघराले बादल, तुम इस संपूर्ण आकाश में फैलकर उसे घेर लो और वहाँ पे खूब गरजो। फिर उसके बाद वे बादल को बालक की संज्ञा देते हुए उसका मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना किससे करते हैं, एक बालक से करते हैं, जिसके सिर पे उन्हीं बादलों के समान काले काले घुंघराले बाल हैं। अर्थात कि जो एक बच्चे के सिर पे वो काले बाल सुशोभित होते हैं, वही आसमान में वह जो काला बादल निकला हुआ है उसकी शोभा उसी बच्चे के बाल की तरह है। आगे
वे कहते हैं कि बादल की जो गर्जना है वो एक क्रांति का संदेश सुना रही है। वे बादल से कहते हैं, हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे नई रचना करने को कहते हैं और उन्हें बार बार गरजने और बरसने को कह रहे हैं। तो आपका यहाँ स्पष्ट है कि कौन कौन से इसमें अलंकार हैं। तो घेर घेर घोर घ वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बादल को बालक की कल्पना के रूप में देखने पे मानवीकरण अलंकार है तथा यहाँ कवि ने तुकांत छंद का प्रयोग इस पद में किया है। तो ये आपके 3 बिंदु बनते हैं इसके साहित्यिक सौंदर्य के। तो यहाँ ये आपका पद खत्म होता है। अगली क्लास में इसके आगे के पद को हम पढ़ेंगे।